तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में देखा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन, पावर, ये सब के बारे में पढ़ा था। मतलब अभी तक हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर बोल सकते हो कुल मिला के रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे। आज के क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। अब ये जो प्रिज्म वाला टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लगभग 3 क्लास लगेंगे हमें पूरा प्रिज्म कवर करने में 12th में, जो आपके सिलेबस में आ रहा है इन द बोर्ड टर्म 2 2022 में। तो पहला चीज हम ये समझते हैं ये प्रिज्म है क्या। अब छोटे क्लासेस में हम अगर याद करें, प्रिज्म हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता था डायग्राम के फॉर्म में, कुछ ऐसा। चलो, तो एक्चुअल में प्रिज्म दिखता कैसा है? प्रिज्म लगभग कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये मैंने कागज का बनाया हुआ है, लेकिन होता है ये पूरा सॉलिड ग्लास का, ठीक है, कांच का बना हुआ रहता है। और इसके 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, एक ये सामने वाला और एक नीचे वाला और ये वाला साइड वाला। 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जब उसको जोड़ दिया जाता है या बना दिया जाता है तो ये प्रिज्म बनता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल शेप आप देखते हो, ठीक है, ये ट्रायंगल शेप आपको दिखाया जाता है। लेकिन लाइट इसमें जाता कैसा है? लाइट इधर से आप डालोगे तो इस फेस से लाइट जाएगा और इस फेस से बाहर निकलेगा। तो इसके बीच में क्या हो रहा होगा वो हम इस फेस से समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब आपको डायग्राम करके समझाया जाता है तो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता, वो ऐसा कुछ होता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं और इसको एक्सटेंड करूं, तो यहां पे एक ऐसा प्रिज्म दिखेगा। यह आपका एक्चुअल प्रिज्म होता है, ठीक है। तो प्रिज्म में ये, अब इसको पहचानते हैं, ये जो सामने वाला फेस है ना, या बोल सकते हो जो सामने वाला ट्रायंगल आपको दिखाया जाता है, जो सामने वाला ट्रायंगल आपको दिखाया जाता है, इसको, इस सेक्शन को या इस पार्ट को प्रिज्म के हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिंसिपल सेक्शन में मोस्टली आपका जो सारा काम होता है वो हम दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। और यहां पे और एक चीज है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और इसी पे मोस्ट ऑफ द कहानी प्रिज्म का डिपेंड होता है। तो अगर ये आप सामने से फेस देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल है ये होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो फेस है ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। अब इसमें समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है और क्या कहानी इसमें बनता है, ठीक है। मान लो यहां पे मैं एक प्रिज्म बनाता हूं, थोड़ा बड़ा सा बनाता हूं ताकि समझ में आए कि इसमें कहानी क्या हो रहा है। ये मान लो एक प्रिज्म हो गया, जो प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। और इस प्रिज्म को, जो प्रिंसिपल सेक्शन है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूं ए, बी एंड सी। और ये वाला आपका क्या हो गया? प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, एक लाइट को पास करवाता हूं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा, ये ऐसे इसमें लाइट को पास करवाता हूं। और इस लाइट को, रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है। अब हमें पता है अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो बेंड होता है या रिफ्रैक्ट करता है। तो यहां पे लाइट कहां से कहां जा रहा है? रेयरर, एयर में से ग्लास में जा रहा है। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करने की वजह से ये कहां ट्रैवल करेगा? क्या, कैसे बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। तो यहां पे पहले हम नॉर्मल बनाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल, इसके ये हो गया आपका नॉर्मल। मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं N1, नॉर्मल 1 हो गया। और यहां पे ये जो एंगल बना रहा होगा, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से क्या होगा? रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहां बेंड होता है? ऐसे बेंड हो जाता है, सॉरी,
ये कुछ ऐसे बेंड होगा। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्मल 1 है ये, और नॉर्मल से हमें क्या पढ़ा है, जब रेयर से डेंसर जाता है तो वो कहां ट्रेवल करता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। अब क्या होगा, अब यहां से ये डेंसर टू रेयर जाएगा। अब डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो अच्छा, उधर जाने से पहले ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा नामकरण करता हूं। एबीसी हो गया, इसको P दे देता हूं, ये हो गया Q मान लो, तो PQ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये अगर Q हुआ, ये पॉइंट को मैं R दे देता हूं, इस लाइन को QR को हम बोलते हैं, तो QR जो रे है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। बेंड होने के बाद जो, रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे बना, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। अब यहां से ये क्या होगा, ये जाएगा बाहर। ठीक है, कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा, डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो पहले यहां पे और एक नॉर्मल बनाएंगे, ये हो गया दूसरा नॉर्मल, इसको मैं नाम दे देता हूं N2। ठीक है, यहां से ये कैसे जाएगा बाहर, ये बाहर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे होगा, कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। R से S में अगर मान लूं, इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे, इसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। ठीक है, इसको बोला, अब टोटल कहानी इसमें ये होता है। ठीक है, एमर्जेंट रे। अब ये अगर R हुआ तो यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं R', और यहां से ये जो एंगल हुआ इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट एंगल, E नाम दे सकते हो। ठीक है, E नाम दे सकते हो, या फिर इसको I' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल कहानी इसमें होता है। अब इसको जरा समझते हैं। अब अगर यहां पे रे ऑफ, ये प्रिज्म नहीं होता, अगर मान लो यहां पे प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाता, ये रे ऑफ लाइट सीधा सीधा अपने रास्ते चला जाता, कुछ ऐसे चला जाता या नहीं चला जाता। और अगर मान लो यहां पे प्रिज्म, यहां पे ये वाला बाउंड्री नहीं होता, या फिर बोल सकते हो इस रे ऑफ लाइट को, एमर्जेंट रे को मैं अगर पीछे फिर से बैकवर्ड ट्रेस करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं नाम देता हूं, ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये वाला रे ऑफ लाइट और ये वाला रे ऑफ लाइट, यहां पे जो ये एंगल बन रहा है इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा होता है ये आपका होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपका पूरा का पूरा कहानी हो गया। ये हो गया प्रिज्म ए, और ये दो नॉर्मल N1 और N2 जहां पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं N। ठीक है, तो प्रिज्म में कुल मिला के कहानी ये होती है। अब इसमें हम थोड़ा कैलकुलेशन लगाएंगे, लेकिन पहले हम डायग्राम समझ गए, क्या हुआ कहानी इसमें समझ में आया। अब यहां पे हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, A, Q, N और R, ये क्वाड्रिलेटरल होगा, होगा या नहीं होगा, टोटल A, Q, N और R। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया क्या, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं M। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल मैं अगर बोलूं A, Q, N, R, तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड का सम क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये वाला एंगल इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। बेसिक मैथ्स होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लूं क्यू एन और आर, कौन सा, ये छोटा वाला ट्राइंगल नीचे जो है, इन ट्राइंगल Q N R अगर मैं लूं, इस वाले ट्राइंगल में R
प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं क्यू ये वाला पार्ट एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। तो ए प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर, तो एंगल क्यू एन आर बोथ साइड गेट्स कैंसिल, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, आर प्लस आर डैश मिल गया, आर प्लस आर डैश मिल गया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। चलो अब आ जाते हैं ट्रायंगल कौन सा, एम क्यू आर, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एम क्यू आर। तो इन ट्रायंगल एम क्यू आर, अब छोटे क्लासेस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। चलो तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल क्या है, डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या है, एम क्यू आर प्लस एम आर क्यू होगा या नहीं होगा, एंगल में एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, ये होगा या नहीं होगा। अब अगर यहां पे थोड़े ध्यान से डायग्राम को देखो, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा। अब देखो ये टोटल एंगल मेरा कितना होता, अगर ये बेंड नहीं होता, ये अगर आर होता तो ये टोटल एंगल कितना होता, ये आई है तो ये ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी आई होता या नहीं होता, होता या नहीं होता, होता। तो एज बिकॉज अब टोटल आई है और यहां से यहां तक आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर होगा या नहीं होगा। तो एंगल एम क्यू आर डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एम क्यू आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई माइनस आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ये समझ में आया या नहीं आया। वैसे ही ये वाला एंगल अगर मैं निकालूं, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये वाला टोटल मेरा कितना एंगल होता है, आई डैश, लेकिन पहले से यहां पे मौजूद है आर डैश, तो ये इतु से एंगल मेरा कितना हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश होगा या नहीं होगा। तो प्लस एम आर क्यू के जगह पे आई डैश माइनस आर डैश, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सजा के लिखें तो डेल्टा विल बी इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, या फिर इसको थोड़ा पास पास लिख दें तो आई माइनस आर डैश, सॉरी आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश होगा या नहीं होगा। तो सजा के लिखा हूं, कुछ नहीं, आई को आई के पास लिख दिया, सॉरी यहां पे आर नहीं रहे, आई होगा, आई डैश आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश होगा या नहीं होगा। और आर प्लस आर डैश हमने यहां पे क्या निकाला हुआ है, ए निकाला हुआ है, तो डेल्टा या एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेयर आई हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या जितने एंगल से आप डाल रहे हो वो एंगल तो पता होगा, इंसिडेंस एंगल। आई डैश मेरा क्या है, इमर्जेंट एंगल, कितने एंगल से वो बाहर निकाल रहे हो वो भी पता है, इमर्जेंट एंगल। और एंगल ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म आपको दिया गया होगा वो तो बताया गया होगा। अगर ये तीन क्वांटिटी हमें पता चल गए तो क्या मैं उस प्रिज्म से कितना डेविएशन होगा वो मिल जाएगा, जो कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, आई प्लस आई डैश माइनस
एंगल ऑफ द प्रिज्म। यहां तक समझ में आया या नहीं है? चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर और आगे चलेंगे। तो अब आते हैं किन किन फैक्टर्स पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन अभी तक हम जो देखे, एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेंगे उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। इतना एरिया लिख चुके हो, किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? पहले यहां पे देखो, आप कितने एंगल से इस पे इंसिडेंट करवा रहे हो उस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा बेंड करके डालते तो डेविएशन और ज्यादा होता, अगर थोड़ा सीधा डालते तो डेविएशन कम होता। तो पहला चीज किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा और किस पे डिपेंड करेगा? दूसरा, ये कांच बना किससे है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, या फिर प्रिज्म किससे बना है? कांच किससे नहीं बना, प्रिज्म किससे बना है? कांच से बना है, प्लास्टिक फाइबर से बना है, किस चीज से बना है उस पे भी डिपेंड करेगा। तो दूसरा क्या है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तीसरा और किस पे डिपेंड करेगा? यहां पे अगर इक्वेशन देखो तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करेगा। तो तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और किस पे डिपेंड करेगा? आप कौन सा लाइट इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सा, अब व्हाइट लाइट इस पे डालोगे, ये जो लाइट में डाला व्हाइट लाइट अगर डाले तो यहां से 7 कलर निकलेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे जनरली हम जो लाइट यूज करते हैं प्रिज्म में वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो, मोनो मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, तो जिसमें एक ही कलर हो। तो और किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, उस पर भी डिपेंड करेगा। अब वो सब क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, किन किन फैक्टर पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, इसको लिख लो, फिर और आगे चलेंगे। यहां पे हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहां पे जो मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा हमारा क्या? डिपेंड करेगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाता हूं। अब ये डायग्राम मत बनाना, या ये जो डायग्राम बनाए हो आप कॉपी में उसमें हौच-पौच मत करना, लेकिन समझने के लिए आप एक दूसरा डायग्राम अलग से बना लेना। ठीक है, मैं इसी डायग्राम पे बना रहा हूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, मैं मिटा भी सकता हूं कोई, लेकिन आप लोग कॉपी में बना रहे होगे तो अलग से डायग्राम बना लेना। चलो मान लो मैं रे ऑफ लाइट को ऐसे ना डाल के, ये एंगल पे ना डाल के, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दूं। मतलब मैं रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसे डालूं, यहां पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया या नहीं बढ़ा? मान लो x मैंने बढ़ा दिया, i+x कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ा देता तो क्या होता? तो एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता? तो ये पीछे ट्रेस होता ऐसे, और यहां से ये ऐसे बेंड हुआ, और यहां से ये ऐसे बेंड हुआ। तो और इसको मैं अगर पीछे खींचता तो ये हो जाता। तो ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बनता, डेल्टा बनता है या नहीं बनता? बनता। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा घटा देता, मतलब मान लो यहां पे रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा देता, ऐसे रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे डालता। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? घट गया। घट गया तो इसको अगर एक्सटेंड करते तो कुछ इस तरह एक्सटेंड होता। तो ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। होता है या नहीं होता? तो इससे मैं क्या देख रहा हूं? जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा रहा हूं वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है। घट रहा है या नहीं घट रहा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इससे हमें क्या पता चला?
डायग्राम से अगर मैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हुए जाऊं तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ डेविएशन घटा रहा हूं वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पॉइंट पे ले जाऊं जहां पे मान लो इधर ले आऊं, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस में इधर पूरा पास नॉर्मल में ऐसे ही डालूं तो क्या होगा, लाइट बेंड ही नहीं होगा, चला जाएगा पार होके, होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर से डालूं तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या होगा, इधर से अगर पीछे रिट्रेस करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ने लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां पे क्या है, अब देखो ये नॉर्मल है, ये मीन पोजीशन, यहां से मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते घटाते घटाते इधर लेके गया, फिर इधर घटाने के बाद मैं फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं ना, उस तरफ नॉर्मल के उस तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं। तो जैसे पहले जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा रहा था एंगल ऑफ डेविएशन मेरा घट रहा था, फिर जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को उस तरफ ले गया नॉर्मल के, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने फिर से बढ़ाना चालू किया, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा फिर से बढ़ना चालू हो गया। तो अगर मैं इस चीज का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, देखो समझना, मान लो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखाता हूं और इस एक्सिस में मैं एंगल ऑफ डेविएशन को दिखाता हूं। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाऊंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा क्या होगा, घटेगा, बोला ना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा रहा हूं, कम कर रहा हूं, वैसे वैसे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन भी घट रहा है या फिर कम हो रहा है। तो उसका अगर ग्राफ बनाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं धीरे धीरे क्या किया, घटाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाया मतलब इस तरफ जाएंगे, है ना, कुछ ऐसा होगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन यहां से भी बढ़ रहा है। इसका उल्टा भी कर लो, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन भी मेरा बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, और फिर वहां से एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब जैसे जैसे आप एंगल और बढ़ा रहे होगे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन और बढ़ता जा रहा होगा। यही तो कहानी हो रहा है। ये अगर मीन पोजीशन है, यहां से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस घटा रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, और जैसे जैसे मैं नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा उल्टा करके देखें, मतलब अगर मैं इस प्लेन को, यहां पे मैंने इस नॉर्मल को क्या माना था, मीन माना था, अगर मैं इस प्लेन को मीन मानूं, यहां से जीरो स्टार्ट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक पॉइंट यहां पे बढ़ा, यहां तक जब पहुंचे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा होगा, छोटा हो रहा होगा, और जब फिर यहां से बढ़ाते बढ़ाते एंगल और बढ़ाया, जब यहां तक पहुंचा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से इंक्रीज होने लगा। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो यहां पे एक एंगल या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको मान लो वो एंगल हो गया आई डैश, ठीक है, मतलब जब आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस टाइम पे जो डेल्टा मुझे मिलेगा या एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन या डेल्टा एम, ठीक है। तो एंगल मिनिमम डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको थोड़ा लिख लो, द मिनिमम वैल्यू the minimum value of the angle of deviation suffered by a ray of light on passing through
पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? जितना कम एंगल एक प्रिज्म के थ्रू हम डेविएट करवा पाएंगे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI एंड डेल्टा एम, इनके बीच में क्या रिश्ते नाते हैं ये देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इधर से समझना या याद रखना जो भी हो। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए? वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस I शुड बी इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस या I डैश। और अगर ये दोनों बराबर हुए, अगर यहां पे हम फॉर्मूला देखें डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I1 प्लस I डैश माइनस A था और A इक्वल टू क्या था? R1 प्लस R2। तो अगर I इक्वल टू I डैश है तो R वुड बी ऑल्सो इक्वल टू R डैश। ये होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? और डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन मेरा कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा डेल्टा एम। तो ये पाने के लिए दो कंडीशन होने जरूरी है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और आर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्शन, आर शुड बी इक्वल टू आर डैश। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस आई डैश माइनस ए। ये माइनस ए को मैं अगर इस तरफ ले आऊं तो a प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस आई डैश। होगा या नहीं होगा? अब मैं क्या डालूं? मिनिमम डेविएशन का कंडीशन अगर डालूं, मिनिमम डेविएशन का अगर कंडीशन डालूं तो क्या हो जाएगा? आई डैश के बदले I लिख दो या फिर I के बदले आई डैश लिख दो, दोनों एक ही बराबर है। ठीक है, तो a प्लस और डेल्टा के जगह पे हो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I प्लस आई। होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो I इक्वल टू इधर से अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो I इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? I प्लस आई 2i और इधर हो गया a प्लस डेल्टा m। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये और एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। अब हमें क्या पता है? इस ये वाला साइड लिख चुके हैं, ग्राफ वाला। कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था? a इज इक्वल टू r प्लस आर डैश, ये हमने पढ़ा था। और मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए? r इज शुड बी इक्वल टू r डैश। तो a मेरा क्या हो जाएगा? a विल बी इक्वल टू r प्लस r डैश के बदले मैंने क्या डाल दिया? r डाल दिया। तो r मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या होना चाहिए? a बाय 2 होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए। ये और एक फॉर्मूला आ गया। तो फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना होना चाहिए? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा कितना होना चाहिए? a बाय 2, मतलब प्रिज्म का एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये होना चाहिए। अब स्नेल्स लॉ से हमें क्या पता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर होता है या नहीं होता? अब I का वैल्यू मिला हुआ है, तो फॉर मिनिमम डेविएशन हमें क्या मिला हुआ है? म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन I के जगह पे क्या हो जाएगा? a प्लस डेल्टा m
डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई आर क्या हो जाएगा a/2 साइन a/2। तो ये आपका क्या बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेल्टा एम या फिर मिनिमम डेविएशन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर समझ गए कि ये कैसे हुआ तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा सारा डेरिवेशन समझ लो, फॉर्मूला आराम से हमारे दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और थोड़ा सा है आगे पढ़ लेंगे। अब यहां पे और थोड़ा छोटा सा चीज हम देख लेते हैं। अगर मान लो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो हमने लिया हुआ है, अगर ये बहुत छोटा हो जाए, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल एंगल हो गया तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इमर्जेंस भी स्मॉल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी स्मॉल हो जाएगा और आर डैश भी हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पे हम हेडिंग लिखना, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। अगर छोटा हो गया तो आई अगर छोटा हुआ, देन इफ आई इज स्मॉल देन हम क्या बोलेंगे, आई डैश आर डैश विल बी ऑल्सो स्मॉल होगा या नहीं होगा, होगा। अब अगर इसमें हम स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करें, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हमें पता है साइन आई बाय साइन आर, और आज बिकॉज आई एंड आर बहुत छोटे हैं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू आई बाय आर होगा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि बहुत छोटे एंगल पे साइन फंक्शन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई बाय आर। तो म्यू या एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से मेरा कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर, होगा या नहीं होगा। वैसे ही अब अगर मैं इस फेस की बात करूं, अब ये वाला जो कहानी हो रहा था म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, वो कौन से फेस के लिए हो रहा था, ये वाला फेस के लिए। अब अगर मैं इस वाले फेस के लिए बात करूं तो यहां पे भी म्यू इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, साइन आई डैश बाय साइन आर डैश, ये होगा या नहीं होगा। और एज बिकॉज ये दो सारे एंगल छोटे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई डैश बाय आर डैश, इसको लिख सकता हूं। तो दैट इंप्लाइज मेरा आई डैश कितना हो गया, म्यू इंटू आर डैश, होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा। अब डेविएशन डेल्टा इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या निकाला हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, हम पता है। अब आई और आई डैश के जगह पे ये दोनों वैल्यू डाल दो, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू आर डैश माइनस ए, ये हो जाएगा। अब म्यू यहां से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश माइनस ए, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू ए माइनस ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो म्यू माइनस 1, तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत छोटा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है देन जाके हम ये कहानी कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मेरा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस 1, ये हम कर सकते हैं। तो समझ में आया ये कहानी या नहीं आया। तो ये प्रिज्म के रिलेटेड कुछ बेसिक कहानी थे या फिर बोल सकते हो ये पार्ट 1 था। आज की क्लास में हम प्रिज्म का ये कुछ चीजें जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वो देखें। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि इसमें अगर मैं व्हाइट लाइट डालता हूं तो क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट डालता हूं तो क्या होगा, कितना बेंड होगा, क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फेनोमेना है जो हम नेक्स्ट क्लास उसके बारे में चर्चा करेंगे।
और उसके बाद हम इसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।